Hello everyone, Jai Hind to all of you. So today is the day 9th और CDS क्रैश कोर्स। तो आज का जो है हमारा पॉलिटी का ये लास्ट डे होगा, यानी कि लास्ट क्लास फॉर पॉलिटी। पॉलिटी में हमने अप्रोक्स सभी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो रिपीट क्वेश्चन आने के जहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं वो सब हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। आज की क्लास में हम ये थोड़े जो चिंटू मिंटू से टॉपिक जो रह जाते हैं थोड़े उन्हें कवर कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे नेशनल डिजास्टर, कैग, इलेक्शन, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब चीज़ें हैं ना, ये 5 या 6 के आसपास टॉपिक हैं, इनको कवर कर लेंगे। और फिर के बाद जो हमारी PYQ की सीरीज चल रही है उसमें जो क्लास आएगी आज, उसमें अब तक जितने भी रिमेनिंग है ना सारे PYQ कवर कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, हार्डली 30 के अराउंड है, तो कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। तो कल से जो है हमारी जियोग्राफी स्टार्ट होगी, है ना। जियोग्राफी को बिल्कुल ब्रीफली करेंगे, मैपिंग करते हुए, ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आए और कोई डाउट ना रहे। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, शॉर्ट फॉर्म NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाई थी, NDMA एक्ट 2005, उसके द्वारा इसको इनेक्ट किया गया था। इनके बारे में सिर्फ आपको फैक्चुअल नॉलेज रखनी है ना, क्योंकि देखिए इससे ना, इस टॉपिक से क्या चीज़ है, क्या होता है कि जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना नॉर्थ इंडिया का, तो आपको सीन पता ही होगा ना, फ्लड ने बिल्कुल सब कुछ वॉश कर रखा है। तो उससे रिलेटेड जो भी बचाव दल वाली चीज़ें हैं, या मतलब तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो आपसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ पूछ लें, है ना। तो इसलिए हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। देखिए NDA इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। ये सबसे बड़ी है, वर्क अंडर होम मिनिस्ट्री। ये याद रखना है कि किसके अंडर वर्क करती है ना। ये आपका करंट के थ्रू भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, और वैसे स्टैटिक वाले पोर्शन में या कैसे भी पूछ सकते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री के अंडर करती है वर्क। 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसके द्वारा इसको इनेक्ट किया गया। कंपोजिशन क्या होता है इसका, चेयरमैन होंगे PM, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और 9 मेंबर होंगे। अदर मेंबर आर नॉमिनेटेड बाई चेयरपर्सन। ठीक है, जो बाकी जो मेंबर है ना, 9 मेंबर, ये इनके द्वारा ही नॉमिनेटेड किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए जो जैसे नेशनल लेवल पे है ना, सेम ऐसी स्टेट लेवल पे है, और फिर उससे नीचे सेम ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर है बात, ताकि वही पंचायत वाला सिस्टम, ताकि बिल्कुल रूट लेवल से आपको फैसिलिटी या उस चीज़ से ओवरकम करने के चांस मिले और ज़्यादा अच्छे से उसको हम हैंडल कर पाए। एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश HDMA। ये मस्ट है कि हर स्टेट को ये अथॉरिटी क्रिएट करनी होगी। कंपोजिशन इसकी चेयरपर्सन CM प्लस 9 मेंबर, सेम एज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। वहाँ पे कौन है, PM है, यहाँ पे CM है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके नीचे आ जाएंगे। वहाँ पे एवरी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश DDMA, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। इसमें कंपोजिशन होगा इनका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, है ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में वही होते हैं ना सबसे बड़े, और उसके बाद उनके साथ होंगे 7 मेंबर, बाकी में 9 होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे 7 मेंबर। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे नेक्स्ट ईयर क्या है, हमारे इलेक्शन है, कौन सी इलेक्शन है, लोकसभा। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछ लें कि भाई नेशनल पार्टी कौन सी होती है और रीजनल पार्टी कौन सी होती है, वो सब चीज़ें, ये सब, ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है मेन उन सब की साइन है, साइन या क्या बोलते हैं, सिंबल है। ठीक है। कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज अ नेशनल पार्टी। आपको नेशनल पार्टी का, अगर आपकी पार्टी को दर्जा लेना है ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। यदि इफ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कितनी स्टेट में होना चाहिए, 4 स्टेट में या 4 से ज़्यादा स्टेट के जनरल इलेक्शन में अपने 6% वैलिड वोट हासिल किए हों, और लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, है ना। ये म्यूनसिपैलिटी या ग्राम पंचायत वाले कलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। एंड इट विन्स 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। देखिए दूसरी कंडीशन है कि भाई आपके पास 4 सीट होनी चाहिए लोकसभा में, डजेंट मैटर आपके देश के किस हिस्से से चुन के आए हो,
या तो आप एक स्टेट से चारों सीट ले लो, है ना, या 4 सीट आप 4 अलग अलग स्टेट से ले लो, तो भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ इट विंस 2% सीट्स इन लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। यानी कि आपके पास, अगर आपके पास 2% सीट है लोकसभा में, लेकिन वो आपके कैंडिडेट है ना वो 3 स्टेट से इलेक्ट होकर आनी चाहिए, तब आपकी 2% काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपको सॉरी, लेकिन अगर आपका एक ही स्टेट में ज़्यादा होल्ड है ना, तो वहाँ पे आपको कितनी चाहिए, 6%। वहाँ पे आपको 6% वोट चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ इट इज़ रिकोगनाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। सेम चीज़ भाई, मान के चलो अगर आपकी पार्टी रीजनल है ना, तो उसने क्या कर रखा है कि अगर 1 2 3 4 ये 4 स्टेट हैं कोई, इन चारों में अगर उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। क्लियर हुई चारों कंडीशन। 2 बार पढ़ लेना है इसको ताकि चीज़ें याद हो जाए। अब कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी, अगर आपको एक स्टेट पार्टी, सबसे पहले तो आप स्टेट पार्टी बनोगे ना, उसके बाद नेशनल बनोगे ना, क्योंकि नीचे से शुरू करोगे ना डायरेक्ट। आप 5-6 स्टेट में जाके लोकसभा के इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट कैसे मैदान में उतार सकते हो जब आपको कोई जानता ही नहीं है ना। तो इसमें बात करते हैं, इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड इन एडिशन, भाई आपने 6% लिए हो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन में वोट, जो स्टेट के होते हैं ना आपके, उसमें 6% वोट होने चाहिए और 2 सीट आपकी जीतनी चाहिए। 2 सीट 6% वोट, ये स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न एंड इन एडिशनल इट विन 1 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न। उस स्टेट से आपको एक क्या होनी चाहिए, एक सीट होनी चाहिए और 6% वोट होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है, इफ इट मीन्स 3% ऑफ सीट, अगर उसने 3% सीट जीती है लेजिस्लेटिव में एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न और 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज, यानी कि इसमें काउंट किया जाएगा ज़्यादा ज़्यादा जोन सा होगा वो वाला आपका मान लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ इट विन 1 सीट इन द लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट। देखिए मान के चल रहे हैं आपके पास कितनी है, टोटल मान के चल रहे हैं 100 सीट है लोकसभा में एग्जाम्पल के तौर पे, तो हर 25 पे 1 सीट, यानी कि 25 पे 1 सीट आपकी है, यानी कि 100 में आपकी 4 सीट होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है एक। नेक्स्ट है, इफ इट सिक्योर 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द कंडीशन वाज एडेड इन 2012। ये सबसे लेटेस्ट कंडीशन ऐड की गई है ना, इसको पढ़ लेना एक बार। तो ये कंडीशन थी हमारी आपकी एक स्टेट पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किया गया था 10th शेड्यूल में, इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। शेड्यूल में बात की है, पार्लियामेंट वाले में बात की है ना, मेंबर वाले जो पार्लियामेंट में मिनिस्ट्रीज के बारे में बात की थी वहाँ पे भी बात की है। अब एक बार इसको सेपरेटली अलग से पढ़ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं और रिपीटेड आए हुए भी हैं। ठीक है, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट चेंज द प्रोविजन ऑफ डिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट। देखिए स्प्लिट के केस में ना ये 91st अमेंडमेंट ने इसकी जो कंडीशन थी वो चेंज कर दी थी। अब अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तीन कंडीशन हो सकती है ना भाई, आपके आपने कोई पार्टी ज्वाइन की है तो आप एक मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें आपकी 2 कंडीशन है। यदि आपने वॉलेंटरली गिव अप कर दी अपनी पार्टी की मेंबरशिप, क्लियर बात है, और यदि आपने वोट दे दिया अगेंस्ट पार्टी के या एब्सटेन रहे, यानी कि उसमें आपने भाग नहीं लिया। जैसे मान के चल रहे हैं कि कोई बिल आ रहा है या किसी की गवर्नमेंट बन रही है और आपकी पार्टी ने किसी पर्टिकुलर दूसरी पार्टी को सपोर्ट दे दिया, लेकिन आपने नहीं दिया अपनी, यानी कि अपनी पार्टी की लीग से हटके अगर काम करोगे ना तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक है, और अगर किसी कोई पार्टी का मेंबर ही ना हो, इंडिपेंडेंट मेंबर हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए भी कंडीशन है, इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ हाउस ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी ही इज डिस्क्वालीफाइड। भाई अब आप अकेले खड़े हो ना मैदान में तो अकेले ही खड़े रहो,
कोई पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है कि मान के चल रहे हैं दो दो पार्टी ये मेन पार्टी है जो किसी इलेक्शन में रिसेंटली कंटेस्ट किया इन्होंने, ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है कुछ ऐसे भी होते हैं ना निर्दलीय, ये 5 या 10 लोग हैं और इन दोनों को 5 या 10 सीटों की कमी पड़ रही है। तो ये क्या करेंगे भाई, इनके तो पार्टी वाले टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो उसकी वैसे ही मेंबरशिप चल जाएगी, तो ये क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे, है ना भाई। 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितने भी ले लेंगे उतने पैसे लो, तो उससे क्या होगा, एक पॉलिटिक्स में जो है ना क्या बोलते हैं उसको, जो मोरल वैल्यूज हैं पॉलिटिकल्स की वो डाउन होने लगेंगी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है ना, आप अफेक्ट नहीं करना चाहिए रिजल्ट को। तो इससे क्या हो सकता है, रिजल्ट अफेक्ट हो सकता था। तो इसके लिए एंटी डिफिकेशन लॉ में ये चीज़ ऐड कर दी गई, अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो पार्लियामेंट के, दैट मीन्स यू आर इलेक्टेड, जब तो एमपी बने, तो उसके इलेक्ट होने के बाद आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते दूसरी, आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट रहोगे। क्लियर है? अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की। अगर आपको नॉमिनेटेड कर दिया सॉरी एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स इफ ही ज्वाइंस एनी, दो बार आ गया, एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ ही विल बी डिस्क्वालीफाई। अगर आपको मान के चल रहे हैं नॉमिनेटेड कर दिया, ठीक है, तो एक चीज़ होती है, आपको जिस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या पीएम हैं जो भी कोई है उन्होंने नॉमिनेट किया है, तो ऑब्वियसली बात है आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ को थोड़े क्या रहोगे, लिबरल रहोगे ना, कि भाई उन्होंने किया है तो उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, सीधी सी बात है, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी पार्टी के मेंबर ही माने जाओगे। ऑफिशियल नहीं, नॉन ऑफिशियल तो हुई ना। लेकिन क्या हुआ, अगर 6 महीने बीतने के बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो अभी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, है ना। इन केस ऑफ मर्जर, अब क्या हुआ भाई, ये क्या करा, इनकी सबकी पार्टी मिला के इन्होंने कह दिया कि भाई हम अपनी पार्टी का मर्ज कर रहे हैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ए या बी में। तो क्या होगा, इफ द मर्जर टेक प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव एग्री टू सच मर्जर, यानी कि क्या मान के चलें, मान के चलते हैं किसी पार्टी में 9 मेंबर है ना, 9 में से 2/3 कितना हुआ, 6, 9 में से 6 लोग बोल रहे हैं कि भाई हम पार्टी ए के साथ मर्ज कर रहे हैं एज अ पार्टी बी, और हम इसी में मर्ज कर रहे हैं। तो 9 में से आपके 6 लोग एग्री होने चाहिए, तब आपकी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी आपके ऊपर, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया था, यानी कि आपके 2/3 मेंबर एग्री होने चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, सॉरी एज प्रेसिडिंग ऑफिसर नॉट प्रेसिडेंट, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रीजॉइंस इट आफ्टर द ही सेसेस टू होल्ड ऑफिस। देखिए ये बात क्या होती है, आपने डिप्यूटी स्पीकर वाली क्लास में अगर एक चीज़ अच्छे से नोट की होगी ना, तो उसमें क्या बोला गया था कि भाई डिप्यूटी स्पीकर से ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी पार्टी से रिजाइन दे देंगे ताकि एक डेकोरम मेंटेन रहे, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप वाइजिंग ना हो, क्योंकि आप किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है, और अगर पार्टी के मेंबर रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी के दबाव में या प्रभाव में रहेंगे। तो ये उनसे उम्मीद की जाती है कि भाई आप अपनी पार्टी से रिजाइन दे दो जब तक आप डिप्यूटी स्पीकर है। ये प्रेसिडिंग ऑफिसर में आते हैं ना। लेकिन क्या हुआ भाई, ठीक है उन्होंने दे दिया, क्योंकि प्रेसिडिंग ऑफिसर बनना है, डिप्यूटी स्पीकर बनना है, तो चलो दे दिया, उन्होंने रिजाइन दे दिया। लेकिन उनका कार्यकाल हुआ पूरा, कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको फिर से ज्वाइन कर लिया। भाई ओबियसली बात है, ज्वाइन तो करेंगे ही ना, क्योंकि ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या रहा, फिर तो हर साल एक मेंबर पार्टी से आउट होगा, किसी भी पार्टी से आउट हो जाए, है ना। तो उन पर भी ये डिफिकेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये 2 कंडीशन याद रखनी है, 2/3 वाली और ये प्रेसिडिंग ऑफिसर वाली। क्लियर है बात? अब बात करते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम है ना शॉर्ट में बात कई बार कर चुके हैं, ड्यूटी वाले चैप्टर में की थी, पार्लियामेंट वाले में की थी, और भी सीएम वाले में भी की थी, पीएम वाले में भी की थी। अब एक बार एक अलग से बात कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, है ना। 15% से आपके ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ से, यानी कि अभी के हिसाब से आई थिंक कितने 450 या 500 जो भी जितने भी हैं उसके हिसाब से 15% से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी कैबिनेट की स्ट्रेंथ, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने हर एक
अपने मेंबर को पार्लियामेंट बांट दी, कोई भी बना के बांट दिया, उसमें ऐड कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, ये एक रूल है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आ स्टेट शैल नॉट बी, ये सेम चीज अप्लाई होती है मिनिस्टर पे, लेकिन इसमें एक सीएम पे होती है, सॉरी मिनिस्टर पे नहीं, सीएम पे अप्लाई होती है सेम चीज, क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज की गई है, इंक्लूडिंग द सीएम इन स्टेट सेल नॉट बी लेस देन 12, पे आपकी कैबिनेट 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 15% मान के चल रहे हैं, अगर आपकी 15% स्ट्रेंथ, स्टेट की स्ट्रेंथ, स्टेट लेजिस्लेटिव की स्ट्रेंथ 15% अगर 12 से ऊपर आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर 12 से कम जा रही है ना, तो उन चीज़ों को प्रॉपर फंक्शनल तरीके से चलाने के लिए क्या होगा, आपकी मिनिमम लिमिट सेट कर दी कि भाई चलो 12 तो आप रख लेना, है ना, इससे कम में दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है, एनी मेंबर इफ डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफिकेशन लॉ इज सेसेस टू बी अ मिनिस्टर, अगर किसी को भी डिस्क्वालीफाई किया गया है ना, तो क्या होगा, एंटी डिफिकेशन लॉ ही सेसेस टू बी, अपने मिनिस्टर पद से उसको रिजाइन देना पड़ेगा, यानी कि इसको बोलते हैं लीगली गिव अप, लीगली गिव अप करना पड़ेगा अपने पोस्ट, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, शेड्यूल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, वो आपको बताना है। एक था हमारा 5th शेड्यूल और एक था 6th शेड्यूल, अब इन दोनों के बारे में बताना क्या थे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल प्रिटेंडिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी हैज बीन डिलीटेड, ये वाला प्रोविजन 10th शेड्यूल में डिलीट कर दिया गया कि अगर आपकी पार्टी 1/3 से स्प्लिट हो रही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वो वाला सीन जो था वो डिलीट कर दिया। इट मीन्स दैट द डिफेक्टर्स हैव नो मोर प्रोडक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ स्प्लिट, क्लियर है बात। अब आपको स्प्लिट के बेसिस पे और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल सकता, वो वाला आर्टिकल या वो वाला क्लोज खत्म कर दिया गया है 10th शेड्यूल से। नेक्स्ट बात करते हैं लोकपाल एंड लोक आयुक्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन ऑफिस विच रिडर्स द पब्लिक, ये क्या है, ये पब्लिक की मांगों का ध्यान रखता है, ये क्या है, एक तरह से ये पब्लिक का राइट है कि भाई आप हर किसी एक बड़ी से बड़ी अथॉरिटी पे जो है जांच या अपनी मांग कर सकते हैं, अपने हकों की मांग कर सकते हैं एक तरह से, ना। लोकपाल क्या करता है, लोकपाल डील विद कंप्लेंट अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरी एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, देख रहे हैं कितने बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, है ना, मिनिस्टर और सेक्रेटरी एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, सेक्रेटरी भी एक तरह से क्या होता है, डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी होते हैं उनके, और जो लोकायुक्त होते हैं 1 एट सेंटर एंड 1 इन एवरी स्टेट, ये लोकपाल भी होते हैं, ये दोनों होते हैं ना, ये लोकपाल के लिए भी एप्लीकेबल है और लोकायुक्त के लिए भी एप्लीकेबल है। वुड डील विद कंप्लेंट अगेंस्ट अदर स्पेसिफाइड हायर ऑफिसर, जितने भी हायर ऑफिसर है ना वो बाकी सब के साथ डील करेंगे लोकायुक्त। अब क्या सीन है इनके साथ, इनको अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद, इन तीनों के साथ कंसल्टेशन करते हैं ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन तीनों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही ये लोकपाल या लोक आयुक्त को अपॉइंट करते हैं। लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, ये एक्ट आया था एक 2013 में, है ना, अन्ना हजारे जी याद है, उन्होंने जो वो बहुत लंबा चौड़ा धरना सा दिया था ना, उसी बेस पे फिर ये एक एक्ट लाया गया था 2013, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी है ना, तभी से तो उठे थे ये उनके साथ बैठ के वहाँ पे। बात करते हैं लोकपाल जुडिक्शन इंक्लूड, इनके जुडिक्शन के अंदर क्या क्या आता है, पीएम आ जाता है सीधा सीधा, मिनिस्ट्रीज, एमपीज एंड ग्रुप ए बी सी डी एंड ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई आप ये मान के चलो पीएम आ गया ना, जहाँ अब ये छोटे मोटे ऑफिसर की बात क्या है, ए बी सी डी क्लास के जितने भी हायर अथॉरिटी है सभी इनके जुडिक्शन के अंदर आते हैं। लोकपाल टू कंसिस्ट ऑफ, ये कैसे बनते हैं, लोकपाल की जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये लोकपाल जैसे कमेटी टाइप है ना, ये किसी पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है। चेयरमैन विद 8 मेंबर, एक चेयरमैन होंगे 8 मेंबर के साथ, ऑफ विच 50% शुड बी जुडिशियल मेंबर। देखिए आपने इसको ऐसे याद रखो, जो इनकी स्ट्रेंथ होगी ना तो एक तो चेयरमैन होगी, 8 मेंबर होने इसमें से, इन 8 में से 4 कौन होंगे, 4 होंगे जुडिशियल और 4 कौन होंगे एससी एसटी और ओबीसी या माइनॉरिटी वुमेन, इनसे आएंगे, 4 वहाँ से आएंगे जुडिशरी से, 4 आएंगे इनसे, जो समाज का एक तरह से निचला तबका है, थोड़ा दबा हुआ तबका है, क्लियर हुई बात। फिर सेक्शन कमेटी टू सेटल द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स,
एक कमेटी है जो इनका सिलेक्ट करेगी कौन चेयरपर्सन होगा, कौन मेंबर होंगे। उसमें कौन कौन होंगे, पीएम होंगे, प्लस स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज अगर वो अवेलेबल नहीं है तो, प्लस एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा कोई जो नॉमिनेट किए गए हैं, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक एलिट पर्सन जिनकी बहुत ज़्यादा, मान के चलो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो कानून के बारे में या पब्लिक अफेयर्स के बारे में, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं कि भाई आप भी जाके इनका थोड़ा इनकी हेल्प कर दो इनका डिसीजन लेने में कि हम किसको अपॉइंट करें, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट अफेयर्स थाम रहे हैं, पीएम, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपीज, ग्रुप ए बी सी, सब पे जो भी है इनके सब इनके जुडिक्शन के अंडर आ रहे हैं। तो ये मस्ट है ना कि जो इनके कमेटी बने उसमें बहुत सही लोग होने चाहिए। नेक्स्ट नीति आयोग, नीति आयोग की बात करते हैं, है ना। नीति आयोग को 2015 में रीनेम कर दिया गया था। पहले क्या था ये, पहले नीति आयोग था कि क्या था, पहले था प्लानिंग कमीशन, अभी ये नीति आयोग, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में स्टेब्लिश की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है NITI, इनसे नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग, ठीक है। क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ये क्रिएट कर दी गई थी। इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नोर अ स्टेटरी बॉडी। ये ना क्वेश्चन कई बार आया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेटरी बॉडी है, कौन सी है, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना स्टेटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से पास की गई है एक बॉडी, ठीक है। इट इज द प्रीमियम पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट का थिंक टैंक है ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। ये दोनों डायरेक्शनल प्रोवाइड कराती है, कोई डायरेक्शनल कि भाई इस तरफ चलो, ऐसे ऐसे कोई काम कर लो, और एक पॉलिसी इनपुट भी कि भाई ये पॉलिसी है इसको यहाँ पे अप्लाई कर लो। इस तरह से थिंक टैंक काम करता है। कंपोजिशन है, चेयरपर्सन है इसके पीएम, ऑलवेज पीएम होंगे, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल है जो हमारी, सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड सीएम ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूपी। देखिए दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जिनके पास अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, उनके सीएम होंगे, बाकी के क्या होंगे, गवर्नर होंगे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के पास क्या है, जम्मू कश्मीर के यूटी बना दिया, इनके सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हो। रीजनल काउंसिल होती है ये नीति आयोग, तो नेशनल लेवल पे हो गया, क्योंकि रीजनल काउंसिल फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक पर्पज, ये किसी खास पर्पज से बनाई गई थी। कॉन्टिजीनियस इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट पे काम करने के लिए एक साथ, ठीक है। कन्वेंट बाई पीएम एंड कंप्राइज ऑफ सीएम ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज एंड, इसमें क्या है देखो, ये ऐसे हैं, इनके चेयरमैन कौन होंगे, पीएम, मेंबर कौन होंगे, सारी स्टेट के सीएम, जहाँ स्टेट के सीएम नहीं है वहाँ कौन होंगे, गवर्नर, सीएम, 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 गवर्नर, ठीक है, ऐसे होंगे। अब इनके 3 विंग्स हैं, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए याद रखना, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ये हमेशा काम करती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक खास पर्पज़ के लिए ही बनानी है तभी काम किया। उस मान के चल रहे आपने कोई पॉलिसी बनाई है ना, और उस पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए कमेटी बना दी, उस पॉलिसी को अप्लाई किया, ठीक है, काम खत्म, पॉलिसी कंप्लीट हुई, इनका काम खत्म। ये लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क है। इनके 3 स्पेशलाइज विंग है, जैसे रिसर्च विंग, ये रिसर्च करेंगे, कंसल्टेंसी विंग, ये कंसल्ट करेंगे, और टीम इंडिया विंग, जो पूरी टीम इंडिया मतलब पूरे भारत में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। इनका फंक्शन क्या है, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, इन चीज़ों को डिजाइन करना, फोस्टर कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म, माइनॉरिटी एंड इवोल्यूशन, इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जैसे मान के चलो अभी जो नए नए क्या बोलते हैं स्टार्टअप चल रहे हैं, है ना, स्टार्टअप का बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल। तो स्टार्टअप में जैसे आपका कोई साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ है ना, साइंस से रिलेटेड आपने कोई स्टार्टअप किया है, तो क्या करते हैं आप, नीति आयोग के तहत वो आपको कुछ उसके बेनिफिट कर देंगे, आपके कुछ हेल्प कर देंगे, जो भी कुछ होगा उनसे, है ना, इस तरीके से काम करती है चीज़ें। नेक्स्ट है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको बोल सकते हैं आप क्या, इंडिया के सीए, इंडिया के सीए, पूरा काम यही देखते हैं फाइनेंस का। आर्टिकल 148 के अंदर ये कवर होते हैं। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, देख रहे हो, इंडिया के डिपार्टमेंट का हेड है ये, ऑडिट और अकाउंट वाले। कैग कंट्रोल द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम बोथ एट सेंटर एंड स्टेट, दोनों लेवल पे ये फुल्ली कंट्रोल करते हैं फाइनेंस सिस्टम सारा, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। इनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं,
भाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है, ये एक वर्ड होती है कि उनके लिफाफे में बंद उनके हाथ में दिया जाता है कि ऐसे ऐसे खोल के पढ़ो आपको क्या मिला है ना। इनकी 6 साल या 65 साल की टर्म में, इसमें जो उनसे पहले ये अचीव कर लेंगे उस टाइम पे रिटायर हो जाएंगे। अगर पहले 65 ईयर्स एज इन्होंने गेन कर ली तो ये तब रिटायर हो जाएंगे, और अगर इन्होंने 6 ईयर्स का टेन्योर अपना पूरा कर लिया तो भी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ये सुप्रीम कोर्ट जज लिखा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हम कर सकते हैं ना, सेम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। पूरा पार्लियामेंट में आपको एक वो लाना पड़ेगा सिस्टम, उसके लिए पूरा कमेटी बनेगी, फिर 2/3 मेजोरिटी से पास होने चाहिए, वो जितना भी प्रोसेस है ना, को याद होगा, सेम प्रोसेस है इनके लिए भी। और कंडीशन वही है, यानी कि इम्पीचमेंट कब लाए जा सकते हैं इन पे, जब ये प्रूव हो जाए कि इन्होंने मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी। 2 वर्ड याद रखने, मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। इन 2 बेसिस पे ही आप इन पे इम्पीचमेंट कर सकते हैं, इनको इनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड नहीं करता कि जब तक उनकी इच्छा है जब तक आप पोस्ट होल्ड करो, नो 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 नो, इंडिपेंडेंट पोस्ट हो गई एकदम, है ना। क्योंकि आपको हटाने के लिए पार्लियामेंट से एक पूरा वो पास कराना पड़ेगा ना के लिए, इम्पीचमेंट बिल, तब जाकर आप इनको हटा पाओगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऐसे ही हटा दे कि चलो ठीक है, एक ऐसे एक कागज उठाया, उस पर लिखा, सब अपनी मोहर मारी, साइन मारे, भेज दिया, चलो हट गई, ऐसे नहीं है, बाकायदा इनको पूरा प्रोसेस है, ठीक है। कैग डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सही बात है जो हमने अभी बात की। कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं है ना। हाई कोर्ट के जज अगर रिटायर हो गए तो वो हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते, ऐसा कुछ रूल है, ठीक है। सैलरी सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही डिपेंडेंट होंगे, आर्टिकल 226 के अंडर। अब इनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, देखिए क्या ऑडिट करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी हैविंग असेंबली, जिनके पास असेंबली है ना यूटी की, उनको भी कंसोलिडेट करते हैं, ऑडिट करते हैं उनके फंड को, ठीक है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टेट्स, इनको भी ऑडिट करते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसको भी ऑडिट करते हैं। ऑल डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी फाइनेंस रिलेटेड सारे मसले हैं ना, इनके पास ही जाएंगे। ही कैन ऑडिट लोकल बॉडीज, ये ध्यान रखने वाली बात है, ही कैन ऑडिट लोकल बॉडीज इफ रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, अगर उनसे प्रेसिडेंट या गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो लोकल बॉडीज की ऑडिट भी कर देंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट पे, है ना। इसमें पूछ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपको बोलना कि कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नहीं कर सकते दैट मीन ये कंडीशन खत्म हो गई। क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में ना आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का सारा खेल होता है। उन्होंने पूछ लिया कि भाई जो हमारे कैग हैं क्या वो लोकल बॉडीज को भी ऑडिट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो अगर उसने वो ऐसे नहीं बोलेगा कि ये कंडीशन, क्योंकि ये चीज़ पढ़ते तो आपको याद आ जाएगा ना कि भाई हमने ऐसे पढ़ा था, वो चीज़ ये आपको देगा ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं कर सकते। हाँ वो अलग चीज़ है कि कब कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग कंडीशन है, ठीक है। ही एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने 3 कमेटी पढ़ी थी पार्लियामेंट की, याद है ना। तीनों में क्या था, तीनों में कैग का ही जिक्र था, क्योंकि तीनों फाइनेंस से रिलेटेड थी, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड कौन है, कैग। कैग जो है हमारे 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट, इन तीनों अकाउंट की ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये थे हमारे जो चिंटू मिंटू 2 3 4 टॉपिक थे जो हमारे रह गए थे, इनको भी हमने कवर कर लिया है। तो हमारी पॉलिटी जो है हो चुकी है कंप्लीट, है ना, पॉलिटी कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में देखिए वैसे मैं कल क्लास में बात ही करेंगे, लेकिन बता देता हूँ आपको, इसमें हमको इंडियन और फिजिकल ना, इंडियन के साथ साथ थोड़ी सी कौन सी आ जाती है, ह्यूमन। देखिए जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, इसके कुछ ही फैक्चुअल चीज़ें याद हैं इसमें आपको रटने वाली है, लेकिन जो समझने वाली चीज़ें हैं ना वो इंडियन और फिजिकल में। होपफुली हम दोनों को साथ साथ स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर PYQ वाला इश्यू कुछ ना आया टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मैनेज हो पाया तो, नहीं तो फिर देख लेंगे जैसे भी होगा, लेकिन ये श्योर है कि कोर्स तो हम कंप्लीट करेंगे, है ना। हमने
पॉलिटी को 9 दिन में कवर कर लिया, 10 दिन का एस्टिमेट लेके चल रहे थे, यानी कि 1 दिन के प्लस में ही हम तो उस चीज़ को उसमें ऐड कर लेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कवर करेंगे हम अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।